बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर खैरियत है। अच्छा, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ क्या है, क्यों होती हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, प्रिवेंट इनको किस तरीके से किया जाता है, और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो इंक्लूड हैं, ये हमारा जो है वो टॉपिक है। Okay, so coming towards the introduction of ischemic heart diseases. What is ischemia? I've already told you, थर्ड सेमेस्टर में भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज इस्कीमिया, कि जब बॉडी को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की प्रोविजन रुक जाए तो उस स्टेट को, जो उस स्पेसिफिक जगह पर पैदा होती है, हम कहते हैं इस्केमिक कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेन के अंदर अगर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई रुक जाए तो वो क्या कहलाती है? इस्केमिक स्ट्रोक कहलाती है। इसी तरह अगर हार्ट को ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई रुक जाए तो ये क्या कहलाती है? इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहलाती है। ठीक है। इसी तरह अगर अंतड़ियों को ये सप्लाई रुक जाती है तो इस्केमिक मेजेंट्रिक डिजीज़ इसको बोला जाता है। तो उसको हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज इस्कीमिया। इस्कीमिया इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड फ्लो एंड दस ऑक्सीजन इज restricted or reduced in a part of the body। जिस्म के किसी भी हिस्से में ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक जाती है, तो जब ब्लड की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होती है, रुकती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई भी जो है वो मुतासिर होती है। इस कंडीशन को कहा जाता है इस्कीमिया। Cardiac ischemia is the name for decreased blood flow and oxygen to the heart muscle। जब दिल के मसल्स को ब्लड की सप्लाई रुके और जिसकी वजह से हार्ट के मसल जो हैं दे रिमेन अनएबल टू गेट द एनफ ऑक्सीजन फॉर देयर एक्टिविटी, सो दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक इस्कीमिया। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कार्डियक इस्कीमिया कहेंगे। अच्छा, फिर हम जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि व्हाट इज इस्केमिक हार्ट डिजीज, कि इस्केमिक हार्ट डिजीज जो होती है वो क्या होती है। सो इट्स अ टर्म गिवन टू हार्ट प्रॉब्लम्स कास्ड बाय नैरोड हार्ट आर्टरीज। जब भी दिल की आर्टरीज नैरो डाउन हो जाती हैं, आगे चलकर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि नैरो डाउन क्यों होती हैं। तो जब दिल की आर्टरीज नैरो डाउन होती हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म लेती हैं, इन प्रॉब्लम्स को बेसिकली इस्केमिक हार्ट डिजीज कहा जाता है। ठीक है। व्हेन आर्टरीज आर नैरोड, लेस ब्लड एंड ऑक्सीजन रीचेस द हार्ट मसल्स। तो जब ये होता है कि आर्टरीज नैरो डाउन हो जाती हैं तो जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर रहा होता, और जब ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं करता तो डेफिनेटली ऑक्सीजन भी वहाँ पर नहीं पहुँचती एनफ मिकदार के अंदर। ठीक है, हार्ट मसल्स को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज को आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं और CHD या कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहते हैं। ये इसके तीन नाम हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहा जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है और कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहते हैं। दिस कैन अल्टीमेटली लीड टू हार्ट अटैक। और आखिर में क्या होता है कि हार्ट अटैक जो है वो पेशेंट को होता है। Ischemia often causes chest pain or discomfort known as angina। अब ये जो इस्कीमिक हार्ट की प्रॉब्लम होती है या कार्डियक इस्कीमिया जो होता है, ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि इसकी वजह से चेस्ट के अंदर आपको पेन महसूस होता है और तबीयत में एक, आप ये समझ लें कि एक वो बेचैनी, जिसको डिस्कम्फर्ट आप बोलते हैं, डिस्कम्फर्ट जो होता है वो पेशेंट को फील हो रहा होता है। वो बेचैन होता है, ना उसको लेटकर आराम आ रहा होता है, ना उसको खड़े हुए आराम आता है, ना उसको बैठकर आराम आता है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एंजाइना। ये जो चेस्ट पेन होता है, दिस चेस्ट पेन इज कॉल्ड एज एंजाइना। ये टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा,
Ischemic heart disease develops when cholesterol particles in the blood begin to accumulate on the walls of the artery that supply blood to the heart. वो आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, क्या होता है कि उनकी वॉल्स के ऊपर कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? फॉर एग्जांपल, आप अपनी खुराक के अंदर फैट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वो जो फैट्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल वाली खुराक जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े गोश्त वाली खुराक, ये बड़े गोश्त का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं? वो जाते हैं आर्टरीज़ की वॉल्स के ऊपर। और किन आर्टरीज़ की? वो आर्टरीज़ जो कि ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं हार्ट को या हार्ट के मसल्स को, और उनका ल्यूमेन जो है वो क्या कर देती हैं? तंग कर देती हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज़ जो हैं वो क्या हो जाती हैं? नैरो डाउन हो जाती हैं। इवेंचुअली, और आखिरकार क्या होता है? डिपॉजिट्स कॉल्ड प्लॉक मे फॉर्म। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होते हैं ये बन जाते हैं, और इन डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है? प्लॉक कहा जाता है, प्लॉक। ठीक है, अब ये करते क्या हैं? दिस डिपॉजिट्स नैरो द आर्टरीज एंड इवेंचुअली ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड। ये आर्टरी के ल्यूमेन को या आर्टरी को नैरो कर देते हैं और ब्लड के फ्लो को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। दिस डिक्रीज इन ब्लड फ्लो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल। तो ये जो बेसिकली ब्लड फ्लो का कम होना होता है, या जो ये रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो होता है, ये क्या करता है? वो हार्ट मसल को ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम कर देता है। तो मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि जब ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई किसी एरिया के अंदर कम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो इस्कीमिक कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। तो अगर हार्ट के अंदर ऐसी कंडीशन डेवलप हुई है तो उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहा जाता है। The signs and symptoms of ischemic heart disease may develop slowly as artery gradually become blocked, or they may occur quickly if an artery suddenly become blocked. अब जो सिम्टम्स हैं या तो वो अचानक से सामने आते हैं या फिर ग्रेजुअली सामने आ रहे होते हैं या डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके जो साइन और सिम्टम होते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के। क्यों? दो वजूहत हैं, या तो आर्टरीज जो हैं वो ग्रेजुअली या आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होती हैं। आप कोलेस्ट्रॉल वाली फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, एक प्रोलॉन्ग अरसे तक खा रहे हैं, तो आपकी जो आर्टरीज हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं? उनके अंदर प्लॉक बनता जा रहा है और वो प्लॉक जाकर क्या कर देता है? आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। या ऐसा होता है कि जो आर्टरी होती है वो सडनली ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अगर आपको थ्रोम्बस आपने पढ़ा होगा, तो थ्रोम्बस का आपको पता है ना आपको वो क्या होता है? और वो अगर ट्रैवल कर रहा है और कहीं पे जाकर ब्लॉक कर देता है, उसको हमने बोला था कि ये एक इम्बोलस है या इम्बोलाए है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बात हो रही है कि क्विकली जो है ये एकदम से कोई आर्टरी जो है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। सम पीपल विद इस्केमिक हार्ट डिजीज हैव नो सिम्टम्स एट ऑल। अब अक्सर औक़ात तो ये होता है कि जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर सिम्पटम्स नहीं होते, व्हाइल अदर्स मे हैव सीवियर चेस्ट पेन। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये जो एंजाइना होता है या जिसको सीवियर चेस्ट पेन कहते हैं, ये आ जाता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। आहिस्ता-आहिस्ता ये सॉरी जो ब्रेथ होती है वो क्या हो जाती है? वो शॉर्टन हो जाती है। आप वो पूरी तरीके से साँस नहीं ले पा रहे हो, तो तेज़ी के साथ छोटे-छोटे एपिसोड्स में साँस लेता है। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें यानी चेस्ट पेन, एंजाइना और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये क्या करती है? हार्ट अटैक के रिस्क को क्या कर देती है? ज़्यादा कर देती है। खुशकिस्मती से इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड सक्सेसफुली विद लाइफ़स्टाइल चेंजेस। जितना आपने लाइफ़स्टाइल चेंज अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको चेंज किया, उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है वो ट्रीट हो जाएँ। मेडिसिन के साथ भी ट्रीट हो सकती हैं, लेकिन अगर माइल्ड टू मॉडरेट हो। लेकिन अगर उसके अंदर सीवियर केसेस आ जाते हैं कि जो मेडिसिन से ट्रीट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर फिर सर्जिकल प्रोसीजर भी किए जाते हैं।
Even better, you can reduce your risk of ischemic heart disease by following heart healthy practices. वो प्रैक्टिसेस, वो एक्सरसाइजेस जो कि हार्ट के लिए हेल्दी होती हैं, उनके करने से डेली बेसिस के ऊपर जो रिस्क होता है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का, वो कम हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब एक्सरसाइजेज भी इसके अंदर आ जाती हैं, या आपकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं, आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं कि जो लो फैट्स वाली होती हैं, फैट्स उनके अंदर नहीं होता, लो सोडियम डाइट होती है, सोडियम बहुत ज़्यादा नहीं होता। बीइंग फिजिकल एक्टिव, आप जो है वो क्या चीज़ है, एक्टिव हैं फिजिकली, स्मोकिंग नहीं करते हैं, और अपने जो आपका जो वज़न है उसको आप मेंटेन कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको करने से जो रिस्क है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, हम थोड़ा-सा अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी की तरफ कि इसकी ये जो इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ है, दुनिया में इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है? कितने परसेंट जो है वो मेल और कितने परसेंट फीमेल जो हैं वो इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ से मुतासिर हो रहे हैं या मुतासिर होते हैं? द ओवरऑल प्रेवलेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में बताया था कि जब हार्ट मसल्स या हार्ट के किसी एरिया के मसल्स कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, तो जो कंडीशन डेवलप होती है उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की जो प्रिवेलेंस है वो 3.6% है, और इस 3.6% में 4.7% जो है वो मेल के अंदर होती है, और 2.6% जो है वो फीमेल के अंदर होती है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली जो मेल का मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो रेट है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। Coronary heart disease accounts for more than half of all cardiovascular events in men and women under age 75. 75 एज से कम में जो CHD होती है या कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, ये अकाउंट करते हैं मोर देन हाफ ऑफ और ऑल कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। जितने भी कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होते हैं उनका हाफ जो होता है वो कोरोनरी हार्ट डिजीजेज होती हैं, और ये किन लोगों में होती हैं, जिनकी एज जो है वो लेस देन 75 है। द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग CHD आफ्टर एज 40 इज 49% फॉर मैन एंड 32% फॉर वीमेन। ये एक स्टडी है जो कि 2010 में की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो लाइफ टाइम रिस्क है कार्डियोवास्कुलर ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का, ये 40 साल के बाद मर्दों में 49% है, जबकि फीमेल के अंदर ये कितना है, 32% है। तो ये तो एक तकरीबन 10 साल पुरानी स्टडी है। अब अगर आप 2020 की कोई स्टडी उठाकर देखें, या शायद 2021 की कोई स्टडी भी आ चुकी हो, तो उसमें शायद ये चीज़ ऑलमोस्ट डबल होगी। ठीक है, तो अपने जहन में रखें कि 2010 की स्टडी के मुताबिक जो 40 ईयर से ऊपर के लोग हैं, उनमें मर्दों में 49% इसके प्रेवलेंस है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की, और 32% जो है वो फीमेल के अंदर या विमेन के अंदर है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड मेथड्स। वो कौन से मेथड हैं, वो कौन से जो है वो क्या कहते हैं, क्राइटेरिया है कि जिसकी बेसिस के ऊपर क्या होता है, आप या डॉक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इसको डायग्नोज कर रहे होते हैं, बीमारी को डायग्नोज कर रहे होते हैं। टिपिकल एंजाइना सजेस्ट अ क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ CHD। देखें, जो एंजाइना होता है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये डायग्नोसिस है CHD का, कोरोनरी हार्ट डिजीज का, कि अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि शायद इस बंदे को कोरोनरी हार्ट डिजीज है, बट मोस्ट ऑफन रिक्वायर्स कंफर्मेशन बाय एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेस्ट पेन के ऊपर रिलाई करके उसको कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है वो क्या कर दी जाती है, अनाउंस कर दी जाती है, बल्कि कुछ एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट भी किए जाते हैं, जिनके अंदर कोरोनरी एंजियोग्राफी है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं कि जिनकी बिना पर डॉक्टर्स जो हैं वो ये देखते हैं कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है या नहीं। हाउएवर
This test is an invasive and relatively costly procedure associated with a low yet definite risk of an adverse event. ये जो एंजियोग्राफी होती है, एक तो ये कि इन्वेजिव है, थोड़ा सा तकलीफदेह प्रोसेस है, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर इसके अंदर इस्तेमाल होता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो कॉस्ट के ज़्यादा होने की वजह से या उस सर्जिकल प्रोसीजर के होने की वजह से लोग पेशेंट्स के लिए ये चीज़ थोड़ी सी क्या होती है, तकलीफदेह होती है। कोरोनरी एंजियोग्राफी इज मोस्ट ऑफन परफॉर्म्ड फॉलोइंग एन एबनॉर्मल स्ट्रेस टेस्ट। जब स्ट्रेस टेस्ट यानी पॉजिटिव स्ट्रेस टेस्ट एबनॉर्मल आ जाए तो उसके बाद क्या किया जाता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है। ये स्ट्रेस टेस्ट अभी ये आगे चलकर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, जो एक फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट है वो क्या होता है, ठीक है। तो उस स्ट्रेस टेस्ट के एबनॉर्मल होने की बुनियाद पर कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेस टेस्ट है इसमें जो पहला टेस्ट है वो आता है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। क्या होता है? Stress testing is usually performed using an exercise tolerance test with a treadmill or occasionally with a bicycle ergometry. क्या किया जाता है कि पेशेंट को ट्रेडमिल के ऊपर लाया जाता है और उसको स्पेसिफिक टेन्योर के लिए, स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए और एक मखसूस स्पीड के ऊपर ट्रेडमिल के ऊपर भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है। ट्रेडमिल तो आप लोग जानते होंगे ना, जो एक्सरसाइज मशीन होती है, ठीक है। अच्छा, या वो एक्सरसाइज वाली साइकिल्स आपने देखी होंगी, नीचे हमारी जो काइनेजियोलॉजी की लैब है उसके अंदर भी रखी हुई है, वरना जाकर किसी टाइम देख लीजिएगा। तो क्या करते हैं कि उससे एक मखसूस पीरियड तक उस साइकिल को रन करवाया जाता है। और फिर एर्गोमेट्री बेसिकली वो टेक्निक होती है कि जिसकी बेस के ऊपर, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के बाद हार्ट रेट होता है उसको देखा जाता है कि इसका हार्ट रेट जो है वो कितना है। तो हर एज के लोगों के लिए हार्ट रेट की जो डेफिनेशन है वो अलग-अलग है, ठीक है, मखसूस है। द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड ट्रेडमिल प्रोटोकॉल इज द ब्रूस प्रोटोकॉल। अब मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। आप जब ये जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडमिल के ऊपर एक मखसूस टाइम तक और एक मखसूस स्पीड के ऊपर और एक मखसूस इंक्लिनिटी के ऊपर, ठीक है, पेशेंट को क्या किया जाता है, दौड़ाया जाता है। तो अब जाहिर है वो किसी का प्रोटोकॉल है ना, किसी ने प्रोटोकॉल उसको डिवाइस किया है, तो वो मोस्ट जो अप्लाइड प्रोटोकॉल है वो ब्रूस प्रोटोकॉल है, ठीक। एक्सरसाइज टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म विद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी जिसको कहा जाता है, या तो एक्सरसाइज टेस्ट किया जाता है जस्ट ए लोन ईसीजी पर, या फिर ऐसा किया जाता है कि इसको कार्डियक इमेजिंग के साथ क्लिप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ईसीजी भी हो रही होती है और कार्डियक इमेजिंग टेस्ट भी हो रहा होता है। इसके साथ साथ सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको स्पेक्ट कहा जाता है, स्पेक्ट भी करवाते हैं, पेट भी करवाते हैं। पेट क्या होता है? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी या इकोकार्डियोग्राफी इमेजिंग भी होती हैं। ये वो तमाम टेक्निक्स हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, एक्सरसाइज टेस्टिंग कर रही होती हैं। Stress test results are commonly reported in a dichotomous manner, normal or abnormal, positive or negative for ischemia and so on. देखें, ये जो स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट होता है ना, ये जस्ट डाइकोटमस मैनर में, डाइकोटमस आपने बॉटनी के अंदर पढ़ा होगा, बीज के डाइकोटमस प्लांट है, यानी दो बीज पैदा करने वाला। ये अगर एक बीज है वो अगर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जैसे चना, तो हम उसको ये कहते हैं कि डाइकोटोमस है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मटर है, मटर में तो शायद एक ही होता है, तो वो डाइकोटोमस नहीं होता, वो मोनोकोटोमस है। तो बताने का आपको ये मकसद था डाइकोटोमस का, कि आपके जहन में आ जाए कि डाइकोटोमस क्या होता है। तो डाइकोटोमस मैनर में इसके रिजल्ट्स आते हैं, यानी
या नॉर्मल आते हैं या एबनॉर्मल होते हैं, या पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। एन एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट एट अ लो वर्कलोड, यानी पेशेंट को आपने थोड़ा सा वर्कलोड करवाया, एक्सरसाइज करवाई, और उसके बाद जो उसका टेस्ट रिजल्ट आया वो एबनॉर्मल था। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है हाई लाइक्लीहुड ऑफ मल्टीवेसल सीएचडी, के सीएचडी तो है लेकिन वो मल्टी वेसल्स है, बहुत सारी वेसल्स के अंदर है, एक वेसल के अंदर नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक वेसल के अंदर है, बल्कि मल्टी वेसल सीएचडी है। अच्छा, जो दूसरा स्ट्रेस टेस्ट है वो फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर एंड इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट। Pharmacological stress testing using PET or echocardiographic imaging is reserved for patients who are either unable to perform dynamic exercises or unable to achieve at least 85% of the age predicted maximal heart rate with exercise। उन पेशेंट के लिए जो कि डायनामिक एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, या उन पेशेंट के अंदर कि जो क्या करते हैं, वो 85% वो हार्ट रेट अचीव नहीं कर सकते जो कि उनके एज ग्रुप के लिए स्पेसिफाइड है, या एज प्रिडिक्टेड मैक्सिमल हार्ट रेट है। मिसाल के तौर पर इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से बताता हूँ कि लेट्स सपोज हमने ये कहा कि 10 मिनट तक एक्सरसाइज करने से जो हार्ट रेट होता है वो इस एज के लिए पॉइंट बी तक होना चाहिए, लेकिन एक पेशेंट है वो पॉइंट बी तक, यानी पॉइंट ए बी सी फॉर एग्जांपल, ये 3 पॉइंट्स हैं, तो उसका जो हार्ट रेट होता है एक्सरसाइज करने के बाद वो ए और बी तक चला जाता है, ए और बी के दरमियान होता है, उस बी तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो ये उन पेशेंट के अंदर जो है वो इस किस्म की टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं इंट्रावेनसली, अगर एक पेशेंट जो है वो डायनेमिक एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो रिजल्ट उसका क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है फार्माकोलॉजिकल एजेंट एडमिनिस्टर करने से, उसके रिजल्ट्स को रेस्टिंग रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। यानी एक बंदा है वो रेस्टिंग कंडीशन में है, आप उसकी हार्ट रेट को देख लेते हैं, फिर आप उसकी फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि वो डायनेमिक एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उसके बाद आप उसकी हार्ट रेट को जो है वो देखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं दोनों को, और फिर दोनों को कंपेयर करने के बाद उसका मीन रिजल्ट जो है वो निकाल लेते हैं, और फिर अपना जो कंक्लूजन है वो ड्रॉन करते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस अगेंस्ट agents pharmacological stress agents are the vasodilators dipyridamole, adenosine, rigadonosone, rigadonosone, which increase blood flow through the coronary arteries। तो ये जितने भी फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स है, डाइपेरिडामोल है या एडिनोसिन है, ठीक है, या रिगेडोनोसोन है, ये क्या करते हैं, ये कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जो थर्ड किस्म की स्ट्रेस एक्सरसाइज होती है या स्ट्रेस टेस्ट होता है उसको कहते हैं कोरोनरी सिटी एंजियोग्राफी। तो कोरोनरी कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सिटी एंजियोग्राफी इज एन इमेजिंग टेक्निक, ये एक इमेजिंग टेक्निक है और इसके अंदर आयोडोनेटेड कंट्रास्ट डाई जो है वो किसी पेरिफेरल वेन के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं और फिर इमेजेस लिए जाते हैं। तो आपको इन इमेजेस के ज़रिए से, चूँकि डाई जो है वो वेन के अंदर सर्कुलेट करती है, तो जहाँ पर ब्लॉकेज होता है उससे आगे वो डाई नहीं जा रही होती, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली आपको पता चल जाता है कि इस जगह के ऊपर जो है वो ब्लॉकेज है, तो इसको कहते हैं कोरोनरी सिटी एंजियोग्राफी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स जो हैं वो दो किस्म के सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं और वो जो कि सीवियर सिम्टम्स हैं। जहाँ तक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के कॉमन सिम्टम्स की बात है, ठीक है, तो ये डेली बेसिस के ऊपर भी पेशेंट फील कर सकता है या वक्तन फ़वक्तन ओकेजनली भी फील कर सकता है, ठीक है।
जो कॉमन सिम्टम है वो तो एक चेस्ट पेन है, चेस्ट प्रेशर है, पेशेंट को चेस्ट के ऊपर प्रेशर महसूस होता है, और जो मैंने पहले बताया था कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। और ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इट इज़ रिलीव्ड बाय चेस्ट और मेडिसिन, सॉरी रेस्ट और मेडिसिन। तो पेशेंट अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ा सा चलने के बाद, काम करने के बाद, तो अगर पेशेंट थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है तो वो ठीक हो जाती है, मेडिसिन ले लेता है तो ठीक हो जाती है। मे फील एज इफ पेन स्टार्टिंग इन द चेस्ट स्प्रेड टू द आर्म्स, बैक और अदर एरिया। ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये महसूस तब भी होती है कि अगर चेस्ट पेन शुरू हुआ और चेस्ट पेन जो है वो बाजुओं तक फैल गया, या कमर तक चला गया, या अदर एरियाज तक जो है वो चला गया, फेशियल एरिया में सरैयत कर गया। मे फील लाइक गैस और इनडाइजेशन, ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को इनडाइजेशन फील हो, गैस फील हो। अगर व्हेन द हार्ट मस्ट वर्क हार्डर, यूजुअली ड्यूरिंग फिजिकल एक्सर्शन, जैसे एक पेशेंट है, वो चढ़ाई चढ़ रहा है, तो उसको बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बहुत मुश्किल से सांस लेना पड़ता है, और उसका जो हार्ट है वो बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो क्या कर रहा होता है, हरकत कर रहा होता है। तो इसको बेसिकली कहते हैं कि हार्ट मस्ट वर्क हार्डर। तो जो दिल है उसको हार्डर काम करना पड़ता है, ठीक है। यूजुअली लास्ट अ शॉर्ट टाइम, और ये जो बेसिकली सिम्टम्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि कम अरसे के लिए होते हैं और फिर सबसाइड हो जाते हैं। जहाँ तक सीरियस सिम्टम्स की बात है, और ये सीरियस जो सिम्टम्स होते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को ज़ाहिर कर रहे थे। चेस्ट पेन टिपिकली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, इंजाइना पेक्टोरिस जिसको कहा जाता है, दिल की तरफ का जो हिस्सा है ये लेफ्ट साइड है, तो इसकी तरफ चेस्ट पेन है, ठीक है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्लेमी स्किन अगर है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। नोजिया है, मतली जिसको कहते हैं, मतली आना, आर विदाउट वॉमिटिंग, मतली आ रही है लेकिन वॉमिट नहीं हो रही। पेन इन द नेक और जॉ, जबड़े में पेन है, ठीक है, नेक के अंदर पेन है, या रैपिड ब्रीदिंग है, ठीक है, टेकिपनी है जिसको कहते हैं, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसका है हो रही है। शोल्डर और आर्म पेन, शोल्डर में पेन है, आर्म के अंदर पेन है। तो ये वो कंडीशन है, वो सिम्टम्स हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं और ये सीरियस हो सकती हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज़। अब रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज़ भी आ जाती है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ आ जाती है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड ट्राइग्लिसराइड, ओबेसिटी जिसका मोटापापन कहा जाता है, फिजिकल इनएक्टिविटी, आप कोई एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, स्मोकिंग एंड अदर टोबैको यूजेस, स्मोक कर रहे हैं या पान का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर टोबैको इस्तेमाल होती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या चीज़ें, ये रिस्क फैक्टर हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के लिए। मेडिकेशन कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको एसीई इनहिबिटर्स कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं ब्लड वेसल्स को और ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं इनका क्या एक्शन है। इसी तरह एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एआरबीज होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, ये ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। एंटी इस्कीमिक एजेंट्स जैसे रेनोलाजीन है, ठीक है, रेनेक्सा, ये इसका ट्रेड नेम है, यानी मार्केट में ये रेनेक्सा के नाम से अवेलेबल है। इसी तरह एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, बीटा ब्लॉकर्स हैं विच लोअर द हार्ट रेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं विच रिड्यूस वर्कलोड ऑन द हार्ट मसल। इसी तरह नाइट्रेट्स हैं विच डायलेट द ब्लड वेसल्स, और स्टैटिन्स हैं विच लोअर कोलेस्ट्रॉल। ये वो तमाम एजेंट्स हैं जो कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशंस को। जहाँ तक बात है सर्जिकल प्रोसीजर की, कि सर्जिकल प्रोसीजर किस जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं इस्कीमिक हार्ट को ट्रीट करने के लिए, तो सीवियर सिम्टम्स दैट आर नॉट रिलीव्ड बाय मेडिकेशन, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर मेडिकेशन वो सिम्टम्स को रिलीव नहीं कर पाती, तो उस सूरत में सर्जिकल प्रोसीजर्स
किए जाते हैं। और इन सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर जो पहली टेक्निक है वो एंजियोप्लास्टी की है, एंड स्टंट रिप्लेसमेंट या प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, प्रोसीजर टू रिमूव प्लाक एंड रिस्टोर ब्लड फ्लो इन क्लॉग्ड आर्टरी। जो बंद आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो को रिस्टोर किया जाता है, रिपरफ्यूजन की जाती है, ठीक है, ब्लॉक को रिमूव करके स्टंट लगाकर, इसको एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। और जो दूसरा सर्जिकल प्रोसीजर है वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, यानी प्रोसीजर दैट हेल्प रिस्टोर ब्लड फ्लो टू द हार्ट बाय रूटिंग द फ्लो थ्रू ट्रांसप्लांटेड आर्टरीज। जो ट्रांसप्लांटेड आर्टरीज होती हैं उसके ज़रिए से जो ब्लड का फ्लो है उसको, उसका रूट जो है वो बदल दिया जाता है, इसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास कहा जाता है। तो ये जो था आज का आपका लेक्चर था कोरोनरी आर्टरीज के बारे में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है कोरोनरी आर्टरीज जो हैं उनके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।